मैं आपको मतलब आप एक समझ लीजिए कि कैसे किसी डिसीज को हम प्रैक्टिस करते हैं या कैसे करनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस। ठीक है ना। उसके बारे में बात करूंगा। अ, कि किसी रोग विशेष का अभ्यास कैसे किया जाए। तो अब हम क्या होता है कि रोग का जो नाम है वो जैसे कि अगर हम ये कहते हैं कि किसी को हृदय रोग है, किसी को ग्रहणी रोग है, तो अब इसमें क्या होता है कि अब आप हृदय रोग कह रहे हो यानी कि आप अवयव विशेष पर ध्यान दे रहे हो। आप ग्रहणी रोग कह रहे हो तो आप अवयव विशेष पर ध्यान दे रहे हो। आप अम्ल पित्त कह रहे हो यानी आप गुण विशेष पर ध्यान दे रहे हो। आप उरु स्तंभ कह रहे हो यानी कि स्तंभ यानी कि लक्षण विशेष पर ध्यान दे रहे हो। इस प्रकार से आपको रोग के नाम को पहले देखना चाहिए कि वो रोग नाम जो है वो कैसे दिया गया है। क्या इतनी बात समझ में आई है आपको? यस सर। ठीक है। नंबर दो कि व्युत्पत्ति का जो है वो विचार करना चाहिए। अब तक हम क्या करते हैं कि भाई वो अब तक आपने अगर बीएमएस की है तो आप बीएमएस करते हैं तो वहां पर वो व्युत्पत्ति वो क्वेश्चन लिखने के लिए आपको निरुक्ति और व्युत्पत्ति है। और मोस्ट ऑफ द यू डोंट नो कि वेदर इट इज हैव ए क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और नॉट। सो वी शुड नो व्युत्पत्ति का विचार करना चाहिए क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें शूल शोथ आदि जो है वो किस प्रकार से आते हैं। अभी हम समझेंगे इसको। ऐसे ही निरुक्ति अगर अब हम देखें तो जो रोगों का वर्गीकरण है तो चरकानुसार तो 30 रोग मिलते हैं हमको। रोग कितने मिलते हैं? 30। 30। और जो निदान है वो 5 हैं। यस सर। और हेतु है 18। रोग कितने हैं? 30। 30। 30। हेतु कितने हैं? 18। 5। अब 18। और निदान कितने हैं? 5। ठीक है। अब अगर आप लक्षण देखेंगे तो लक्षण अगर आप देखेंगे तो माधव निदान में 4,000 से 4,500 के बीच में सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कितने लक्षण दे रखे हैं? 4500। हाँ। अब इसको हम कहते हैं स्कंद। क्या कहते हैं? लक्षण स्कंद। क्या कहेंगे? लक्षण स्कंद। लक्षण स्कंद। अब इस लक्षण ये जो 45 4,000 से 5,000 लक्षण दिए हुए हैं, इन 4,000 से 5,000 लक्षणों में हम क्या करेंगे कि कौन से लक्षण संचय वाले हैं, कौन से प्रकोप वाले हैं, कौन से प्रसर वाले हैं। ऐसे देखेंगे। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च योग वेत्ति, ऐसे 6 भागों में देख लेंगे। इतनी बात समझ में आती है आपको? यस सर। यानी लक्षण स्कंद। लक्षण स्कंद में फिर हम क्या करते हैं? संचय स्कंद, प्रकोप स्कंद। जैसे कि मैंने कहा तत्र संचितानाम खलु दोषानाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा पीतावभास्ता मंदोष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्य देशाम प्रकोपात कोष्ठ दोष संचरण अम्लिका पिपासा परिदा अन्न देश हृदय च हृदय उत्क्लेदः च। तो इस प्रकार से अब मैं क्या करता हूं कि भाई मुझे ये बता कि किसी भी व्याधि में ये संचय वाला लक्षण है, ये प्रकोप वाला लक्षण है, ये प्रसर वाला लक्षण है, ये पुरुरूप वाला लक्षण है, यह व्यक्तावस्था का लक्षण है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मुझे तंत्र का ज्ञान जो है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। और फिर औषध स्कंद। औषध स्कंद यानी कि जो द्रव्य गुण है वो मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, रसशास्त्र बहुत अच्छा होना चाहिए कि मुझे कौन सा रसकल्प जो है वो देखना है और किस प्रकार से निकालना है। ठीक है। तो अब मैं इस आधार पर जो मैं कह रहा हूं
उसको कैसे समझना है, तो उसके लिए मैं आपको अम्ल पित्त समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? अम्ल पित्त। ठीक है। तो अम्ल पित्त की जो निरुक्ति है ना, वो क्या है? अम्ल गुणों उदरिक अम्ल गुणों उदरिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम। अम्ल गुणों उदरिक्तम पित्तम अम्ल पित्तम। अब देखिए, ये हमने लिख लिया। अब दूसरी लाइन हम लिखते हैं, अम्ल विदग्धम चतत पित्तम अम्ल पित्तम। अम्ल विदग्धम चतत पित्तम अम्ल पित्तम। अमर विदग्धम आगे क्या? अम्ल विदग्धम चतत पित्तम अम्ल पित्तम। अब आप कहेंगे सर ये अच्छा, तो हम पढ़ते ही थे, इसमें क्या आपने नई बात बता दी हमको? कहोगे ना? नहीं। अच्छा, नहीं कहेंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये जो अम्ल, जैसे मैंने कहा ना कि आप पहले व्याधि के शब्द पर ध्यान दीजिए। तो व्याधि का शब्द हमको ये समझा रहा है कि इसमें पित्त वृद्धि का निर्देश। किसका निर्देश है? पित्त वृद्ध। तो हम लिख लेंगे पित्त वृद्धि निर्देश। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कहा नमस्कार डॉक्टर वत्स, डॉक्टर पूजा वत्स हैं, तो मैंने कहा नमस्कार डॉक्टर वत्स। तो ऐसे ही आपने सुना होगा, एक होता है न्याय ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय। क्या न्याय होता है? ब्राह्मण वशिष्ठ। ठीक है। यानी कि अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप ब्राह्मण हैं, तो बोले ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण हैं आप? तो बोले जी हम ब्राह्मण में वशिष्ठ ब्राह्मण हैं। तो अब अम्ल पित्त में क्या हो रहा है कि हमको ये तो समझ में आ रहा है कि अम्ल पित्त जो है उसमें पित्त की वृद्धि है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम यस सर। सवाल ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय लगाएंगे, और ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय लगाने के बाद हम ये कहेंगे कि भाई पित्त की वृद्धि में से किसकी वृद्धि है? तो वो ये कहेंगे कि अम्ल गुण की वृद्धि है। और अगर अम्ल गुण की वृद्धि है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्निग्ध, उष्ण और लघु गुण जो है वो वृद्ध दिखाई देते हैं। स्निग्ध, उष्ण और लघु गुण जो है वह वृद्ध दिखाई देते हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या कहा मैंने? स्निग्ध उष्ण लघु गुण वृद्धि। हाँ, यानी पित्त के कौन से गुण बढ़े हुए दिखाई देंगे भाई? पित्त, अब पूरा पित्त है, पित्त के 7 गुण है, उसमें अम्ल गुण का निर्देश किया गया है। अम्ल के अनुसार स्निग्ध, लघु और उष्ण। यानी कि अब हम इन, अगर हम वी आर ट्रीटिंग हाइपर एसिडिटी, तो वी हैव टू सी स्निग्ध, उष्ण एंड लघु गुण। ये हो गया हमारा क्या, इस व्युत्पत्ति से हमको मालूम पड़ रहा है, क्या निरुक्ति से मालूम पड़ रहा है। ठीक है ना? तो पित्त से अगर आप पित्त कह देते हो तो सार्वदेहिक पित्त हो जाता है, पर सार्वदेहिक पित्त नहीं है ना ये। इसमें से क्या है कि वो क्या कह रहे हैं कि अम्ल पित्तम, यानी कि अम्ल गुण की वृद्धि जो है वो निर्दिष्ट की गई है, और उसके अनुसार स्निग्ध, उष्ण, लघु गुण जो है वी हैव टू सी। अब नंबर 2 पर अम्ल पित्त का हम वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पत्ति भेद से ये कैसा है, क्योंकि पित्त हम क्या कह रहे हैं, पित्त, पित्त यानी कि ये दोष बल प्रवृत्त व्याधि है। अधिष्ठान भेद से यह शारीर, अधिष्ठान भेद से शारीर, उत्पत्ति भेद से दोष बल प्रवृत्त, अधिष्ठान भेद से शारीर, गति भेद से जब एसिडिटी होगी तो उसकी गति 3 प्रकार से होगी, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। कहाँ कहाँ होगी? ऊर्ध्व अधः तिर्यक। और साम निराम भेद से वर्गीकरण करेंगे कि वो साम है, साम पित्त है कि निराम पित्त है। साम पित्त में ड्रग अलग यूज होगी और निराम पित्त में अलग ड्रग यूज होगी। ऊर्ध्वक रक्त पित्त में दोषानुबंध अलग होगा, इसलिए ड्रग अलग होगी। अधोग में अलग होगा और तिर्यक में अलग होगा। तो गति अनुसार देख लिया हमने, अधिष्ठान अनुसार देख लिया, उत्पत्ति अनुसार देख लिया, साम निराम अनुसार देख लिया। ठीक है। अब वृद्ध वैद्य परंपरा के अनुसार ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना?
वृत्त वैद्य परंपरा के अनुसार जो अम्ल पित्त होता है वो आपको टू टाइप का मिलेगा। एक मिलेगा अम्ल रसात्मक स्निग्ध और दूसरा मिलेगा कटु रसात्मक रूक्ष। पित्त के दो गुण हैं, पित्त के दो रस है, अम्ल और कटु। तो एक तो आपको अम्ल पित्त कैसा मिलेगा, अम्ल रसात्मक स्निग्ध, और दूसरा कौन सा मिलेगा, कटु रसात्मक रूक्ष। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था हमने वर्गीकरण कर लिया और हमने निरुक्ति कर ली। अब निदान, निदान में लिखिए विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही, विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही पित्त प्रकोपी, विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही पित्त प्रकोपी पान अन्न, विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही पित्त प्रकोपी पान अन्न यस सर। पित्तम, पित्तम स्वहेतु उपचितम, पित्तम स्वहेतु उपचितम पुरा, पित्तम स्वहेतु उपचितम पुरा यत्तद अम्ल पित्तम, यत्तद अम्ल पित्तम प्रवदन्ति सन्तः। विरुद्ध दुष्ट अम्ल विदाही पित्त प्रकोपी पान अन्न बुझो विदग्धम पित्तम स्वहेतु उपचितम पुरा यत्तद अम्ल पित्तम प्रवदन्ति सन्तः। लिख लिया, ये माधव निदान में लिखा हुआ है निदान। ठीक है। यस। अब हम क्या करेंगे, एक एक का डाइसेक्शन करते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया है, क्या हम समझते हैं कि विरुद्ध क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि विरुद्ध क्या होता है तो क्या होता है, क्या होता है कि चरक ने विरुद्ध के बारे में ये लिखा हुआ है, यत किंचित दोषम अस्त्राव्यम नंद्रहति कायतः आहार जातम तत्सर्व अहिताय उपपद्यते। माने कि आपने कोई भी ड्रग या फूड लिया, उसने स्वस्थान से, जो दोष का स्थान है उस स्थान से दोष को उत्कृष्ट कर दिया, परंतु शरीर से बाहर नहीं निकाला। आप समझ लीजिए व्हाट आई एम सेइंग, क्या कह रहा हूं मैं, कि विरुद्ध क्या है कि द फूड और मेडिसिन जो आपने ली वो उस, चाहे वो पित्त का स्थान है, जैसे पित्त का स्थान हम मान लें कि भाई अमाशय है, उस अमाशय से दोष को उत्कृष्ट किया उसने, परंतु उत्कृष्ट करने के बाद अब उत्कृष्ट हो गया तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए, परंतु अगर वो बाहर ना निकले तो वो विरुद्ध है। दोष को उत्कृष्ट कर कर उसको वहीं रखना, उसको शरीर से बाहर ना निकलने देना और एंटी बॉडी के रूप एंटीजन के रूप में काम करना, तब वो क्या कहलाता है, हाँ जी। विरुद्ध। यत किंचित दोषम अस्त्राव्यम न निरहति कायतः आहार जातम तत्सर्व सर्व अहिताय उपपद्यते। अब वो अंदर पड़ा रहेगा और जब वो अंदर पड़ा रहेगा तो बीमारी करने वाला है। समझ गए आप मेरी बात को? किसी को ना समझ में आई तो मुझसे पूछो, डॉक्टर रजनी, डॉक्टर नवदीप। आगे समझ। ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि देह धातु प्रत्यनीक भूतानी द्रव्यानी देह धातु भी, यानी कि हमारा शरीर और धातु के प्रत्यनीक यानी कि जो के अनुसार जो द्रव्य होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, देह धातु। विरोधम आप्यन्ते परस्पर गुण। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो परस्पर गुण विपरीत हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैसे, कुछ संयोग विरुद्ध है, कुछ संस्कार विरुद्ध है, कुछ स्वभाव विरुद्ध है, जैसे आत्रेय भद्र काव्य है। तो वहां पर आप देखेंगे तो हमको वो विरुद्ध का पूरा अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं अम्ल पित्त पढ़ रहा हूं, तो अम्ल पित्त में याद रखना कि अम्ल पित्त में पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है,
द्रव्य ठीक है। तो अब यहां पर क्योंकि हम अम्ल अम्ल क्या है, रस, तो यहां पर स्पेशली हमको तीन चीजें देखनी है, क्योंकि जब हम रस की बात करते हैं तो रस विरुद्ध, फिर वीर विरुद्ध और विपाक विरुद्ध, तीन चीजों पर ध्यान देंगे हम। किन किन चीजों पर? रस विरुद्ध वीर्य विरुद्ध विपाक विरुद्ध। ठीक है ना। कैसे कि मधुर और अम्ल एक दूसरे के विपरीत है। मधुर और अम्ल कैसे हैं? विपरीत। रस विरुद्ध। वीर विरुद्ध शीत और उष्ण एक दूसरे के विरुद्ध है। और मधुर विपाक और अम्ल विपाक एक दूसरे के विरुद्ध है। तीन स्तर पर आपको अम्ल पित्त दिखाई देगा, रस विरुद्ध, वीर विरुद्ध और विपाक विरुद्ध। जी समझ गए सर। आप? तो अब हमको देखना चाहिए कि आनूप देश में यदि हम कफ प्रकोपक आहार करते हैं, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, देश विरुद्ध। यानी कि केरल में यदि हम दूध दही मांस का सेवन करते हैं तो वहां पर आर्द्र होता है, तो आपको तुरंत सीवियर एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए वहां पर ये डोसा वगैरह ही खाओ। समझ गए मेरी बात आपको? रसम डोसा। यस। काल विरुद्ध, उष्ण दिनों में आपने लहसुन खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है विरुद्ध का। क्लियर हूं मैं यहां तक? आगे चलूं? यस। यस सर। अब उसके बाद दूसरा दूसरा शब्द क्या था, विरुद्ध समझ में आ गया आपको? यस यस सर। ठीक है। ये दुष्ट, दुष्ट किसे कहते हैं? विरुद्ध के बाद मैंने कहा था दुष्ट ने दोष कारकम। दुष्ट माने दोष, दुष्ट माने दोष कारकम, है ना। तो जैसा कि प्रगति ने बताया, दुष्ट व्यापन्नम अन्नम। व्यापन्न माने विकृत हो गया, मलिन हो गया, खराब हो गया। ठीक है। विरुद्ध दुष्ट। तीसरा तीसरा निदान क्या है? अम्ल। तीसरा निदान क्या है? हम। अम्ल। अम्ल। अब अम्ल में हम दाड़िम और आंवला आंवले को छोड़कर जितने भी अम्ल द्रव्य हैं उनका आपने अयोग्य रीति से सेवन किया तो वो अम्ल पित्त करेगा। विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल। क्लियर है? यस सर। जी अच्छा। सर। विदाही। विदाही का क्या मतलब होता है? यही चौथा चौथा निदान यही है ना। हाँ जी सर। विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही। विदाही का क्या मतलब होता है? तरण। विदाही क्या होता है? द्रव्य स्वभावात अथ गौरवात व चेन पाकम जाठरेन अग्नि संयोगात पित्त प्रकोपम विदहत करोति तद अन्नपानम कथितम विदाही। यानी कि अगर द्रव्य का स्वभाव कैसा है, भारी है, गौरव है, और वह जठरी उसके साथ जो मतलब वो भारी है, और आपने जो आग दी है जो जठराग्नि है उसको वो पकने में देर लगाए, तो वो क्या कहलाएगा? विदाही। कोई भी गुरु पदार्थ जब वो पकने, आपने गुरु पदार्थ लिया और वह पकने में टाइम लगा रहा है, चिरेन यानी कि इट्स टेक टाइम, जो उसका यूजुअल पीरियड होता है उससे ज्यादा ले रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? विदाही। समझ में आई इतनी बात? हाँ जी सर। यस सर। ठीक। तो एक तो विदाही का मतलब ये है। एक किसी ने बताया भी था कि विदाही का मतलब क्या होता है, कि जो पित्त का प्रकोप करे वह क्या कहलाता है? विदाही कहलाता है। उसके बाद क्या कहा था? पित्त प्रकोपी। क्या कहा था? पित्त पर। पित्त पित्त प्रकोपी। प्रकोपी। अब पित्त प्रकोपी में यानी कि पित्त का प्रकोप है। पित्त का प्रकोप कैसे होता है मुझे बताइए। वाग्भट सूत्र 12 में पित्त प्रकोप बताया कैसे होता है। शीतेन युक्त तीक्ष्ण आद्य च पित्तस्य कुर्वते। क्या? कि एक तो ठंडा प्लस शीत प्लस तीक्ष्ण लोगे तो वो पित्त का प्रकोप कर देगा।
शीतेन युक्ता तीक्ष्ण आद्यः च पित्तस्य कुर्वते उष्णेन कोपम मंदाद्या च शमम शीतोप उपसंहिता। देखिए, यानी कि यहां पर दो कंडीशन बताई है। पित्त का यदि संचय होना है ना, तो कैसे होगा? शीत प्लस तीक्ष्ण, शीत प्लस तीक्ष्ण। क्या लिखा? पित्त का संचय कैसे होगा? शीत प्लस तीक्ष्ण। शीत व तीक्ष्ण। और पित्त का प्रकोप कैसे होगा? उष्ण प्लस मंद। ठीक है। यस सर, इसका क्या मतलब होगा उष्ण प्लस मंद का? पहले लिखा कि इतना इतना आपने लिखा कि नहीं, ये मुझे यस सिर्फ इतना सर। बता दो। यस सर। ठीक है। अब मंद गुण क्या होता है? चिरकारी होता है। कैसा होता है? चिरकारी, कि नहीं? यस। मंद गुण धीरे धीरे चलेगा, कि नहीं? जी सर। जी सर। और जो उष्ण गुण है उसके साथ मंद मिल गया, यानी कि उष्ण गुण को उसने धीरे करके एक जगह पे रखा, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। अच्छा, मैंने जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया आपके? कि उष्ण प्लस मंद जो है वो पित्त का प्रकोप करेगा, पित्त प्रकोपी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही, पित्त प्रकोपी, यहां तक पढ़ लिया। यस सर। अब उसके बाद क्या आता है? अन्न भुजो विदग्धम। अच्छा, वो जो भी एकदम ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्या करना है हमको? देखिए, दुग्ध वर्ग, दधि, तक्र, कूर्चिका, मस्तु। मध्य वर्ग, शुक्त, सुराविकार, सौवीरक। लिखिए जल्दी जल्दी। दुग्ध वर्ग, दधि, तक्र, कूर्चिका, मस्तु। मध्य वर्ग, शुक्त, सुरा, सौवीरक। सौवीरक माने कांजी, जो ये इसमें वो भी आ जाता है जो गोलगप्पे का पानी पीते हैं अपन। सर एक बार रिपीट कर दो वर्क, आवाज कट दुग्ध गई। दुग्ध वर्ग में दधि, तक्र, कूर्चिका, मस्तु। मध्य वर्ग में शुक्त, सुरा, सौवीरक। फिर विहार में लिखिए आतप, देवास्वाप। ये सब देवास्वाप यानी दिन में सोना भी है ना। मैंने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं जो दिन में सोने के कारण उनको हाइपर एसिडिटी हो जाती है। आतप, और इसकी संप्राप्ति भी आपको समझनी पड़ेगी। आतप, देवास्वाप, तीक्ष्ण वायु सेवन, उपवास, मैथुन, छर्दी, वेग परिघात, प्रतिघात, रक्त मोक्षण न करना, श्रम, अभिघात, अजीर्णशन, अध्यशन, अत्यशन, आहार अनंतर दिवास्वाप। आहार अनंतर दिवास्वाप का मतलब कि खाना खाने के बाद सोना। लिख लिया आपने? फिर मानस, काम, शोक, वो सॉरी, क्रोध, शोक और भय। क्रोध, शोक और भय। आप देखेंगे कि एक यूजुअली अगर आप देखेंगे ना, तो एक एक अल्सर होता है, कर्लिंग अल्सर। कौन सा अल्सर होता है? कर्लिंग आल्सो। इस कर्लिंग अल्सर को स्ट्रेस अल्सर भी कहा जाता है। जब यस सर। लगातार हम स्ट्रेस रहते हैं, तब हमारे स्टमक में इस प्रकार का अल्सर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कर्लिंग अल्सर और स्ट्रेस अल्सर। ठीक है। यस। जी सर। जी गर्ग, सर। गर्ग जी, जी सर। समझ में आ रहा है ना? क्रोध, शोक, भय। हाँ जी सर। और काल, तारुण्य, मध्याह्न, मध्यरात्र। तारुण्य माने व्हेन वी आर यंग, तारुण्य। मध्याह्न माने दोपहर। मध्यरात्रि माने आधी रात को। भोजन, भोजन के पश्चात पच्यमान अवस्था में, शरद ऋतु में और वर्षा ऋतु में, ये काल। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हमको विप्रकृष्ट हेतु भी निकालना होता है।
अब विपृष्ठ हेतु कैसे निकलता है, ऐसे निकलेगा। उसको कैसे समझेंगे हम कि जैसे हम कहते हैं कि हेमंते निचते श्लेष्मा बसंते कफरोग कृत, हेमंत में संचित हुआ कफ बसंत में कफरोग करता है। वैसे ही क्या कहते हैं, वर्षासु जल औषधिगत विदाही भी स्वहेतु भी उपचितम संचयम अपन्नम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वर्षा में जो पानी पड़ा, पानी अधिक पड़ा, मैंने आपको क्या था कि अम्ल में द्रव गुण की वृद्धि हो जाती है। पानी पड़ा, पानी पड़कर क्या हुआ, कीचड़ हो गया, कीचड़ होकर वो क्या हो गया, गुरु हो गया। अब ये जो गुरु है जिसमें कि कीचड़ मिला हुआ है, इसका पाक मुश्किल से होगा, तो संचित होकर ये शरद ऋतु में, वर्षा के बाद क्या होता है शरद ऋतु, यानी कि जुलाई और अगस्त में बारिश हुई और सितंबर और अक्टूबर यानी कि शरद ऋतु में आपको पित्त के रोगी ज्यादा मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है आप सबको? इनको अच्छी तरीके से पढ़ना। कल मैं आपको बताऊंगा कि ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में जो लक्षण होते हैं उनकी संप्राप्ति कैसे बनेगी, वहां पर क्या डिसीज देनी है पर लक्षण, अधोग अम्ल पित्त में कैसे बनेगी, किस प्रकार से हमको करना है वो। आज इतना